नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो लेंगे एक एक करके सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, ये पूछा है नरेंद्र कुमार ने। नरेंद्र जी का सवाल ये है कि उन्होंने ज़ीरोधा कॉइन ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। और क्योंकि अब सेबी की गाइडलाइन है कि म्यूचुअल फंड्स में अब नॉमिनेशन मैंडेटरी होगा, यानी कि 1 अगस्त 2022 से यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वहां पर नॉमिनेशन जरूर करना होगा। और यदि आप नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में आपको डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। साथ ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी 31 मार्च 2023 से पहले पहले नॉमिनेशन करना होगा। यानी कि यदि किसी इन्वेस्टर ने अभी मान लीजिए कि जॉइंट एप्लीकेशन की हुई है, जॉइंट यूनिट होल्डर्स हैं फोलियो में, और उन्होंने कोई नॉमिनी नहीं बनाया है, तो अब उन्हें भी कोई नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि सेबी का डायरेक्टिव है कि आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि आप नॉमिनेशन नहीं चाहते हैं। अभी तक अक्सर ऐसा होता है कि यदि कोई सिंगल एप्लीकेंट है तो वो नॉमिनी जरूर बनाता है, लेकिन यदि जॉइंट एप्लीकेशन होती है तो कई बार वो सोचते हैं कि ऑलरेडी फोलियो में 2 एप्लीकेंट हैं, 2 यूनिट होल्डर्स हैं, तो ऐसे में नॉमिनेशन स्किप कर दिया जाता है। लेकिन अब सेबी चाहती है कि चाहे सिंगल होल्डिंग हो, एनीवन और सर्वाइवर हो, या जॉइंट होल्डिंग हो, सभी केसेस में नॉमिनेशन होना चाहिए। और यदि इसके बावजूद भी इन्वेस्टर चाहता है कि उसे नॉमिनेशन नहीं करना है तो उन्हें डिक्लेरेशन देना होगा। तो नरेंद्र कुमार का सवाल अब यह है कि क्या उन्हें हर फंड हाउस में अलग से नॉमिनेशन करना होगा, या फिर वो अपने डीमैट में यदि नॉमिनी अपडेट कर देते हैं तो वो सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए वैलिड होगा। देखिए नरेंद्र जी, यदि आपने डीमैट में अपनी यूनिट्स को रखा हुआ है तो उस केस में यदि आप अपने डीमैट में नॉमिनी अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सभी फंड हाउसेस के लिए वैलिड माना जाएगा। उसके अलावा यदि आप जैसे कि एनएससी एमएफ या फिर एमएफयू के थ्रू या इस तरह के ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस केस में भी जो भी यूनिट्स इन ऐप्स के थ्रू परचेज की गई हैं, तो यदि आप यहां पर अपना नॉमिनी अपडेट करते हैं तो वो अक्रॉस द फंड्स अपडेट हो जाता है। लेकिन यदि आपने इंडिविजुअल फंड हाउसेस से यूनिट्स बाय की हुई हैं तो उस केस में आपको इंडिविजुअली अपडेट करना पड़ सकता है। और अभी क्योंकि सेबी ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी फंड हाउसेस को इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तो हो सकता है कि कैम्स या कार्वी जो कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, वो इस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि आप एक ही जगह पर इसे अपडेट कर सकें। और जैसा मैंने कहा कि यदि आप नया परचेज करते हैं तो वहां पर तो ये फैसिलिटी ऑलरेडी होगी। जहां पर भी आप परचेज करेंगे, चाहे ऐप के जरिए करें या फिर एएमसी के ऐप से करें या फिर ऐसे ऐप से करें जहां पर मल्टीपल फंड हाउसेस के फंड्स बाय किए जाते हैं, तो वहां पर आपके पास ये सुविधा ऑलरेडी उपलब्ध होगी। लेकिन जहां तक एग्जिस्टिंग फंड्स का सवाल है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और आपको इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जो सैमुअल ने। सैमुअल का कहना यह है कि इफ देयर इज कंपाउंडिंग इफेक्ट इन म्यूचुअल फंड्स देन व्हाई द म्यूचुअल फंड शोज नेगेटिव रिटर्न्स व्हेन द मार्केट गोज डाउन। सैमुअल, ऐसा है जब हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपका प्रिंसिपल और उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है या जो रिटर्न मिला है वो दोनों सेम रेट से ग्रो होंगे। तो मार्केट ग्रो होगा तो ग्रो होंगे। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और ये एक साल में 12% से बढ़ गए, तो कितना हो गया? 1,12,000। अब मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जाता है, अगले साल में मार्केट बढ़ता है तो 1 लाख भी बढ़ेगा और जो उसके ऊपर 12,000 रुपए की ग्रोथ हुई है वो भी बढ़ेगा। यानी कि यदि यूनिट प्राइस बढ़ता है, एनएवी ऊपर जाती है, तो इसका फायदा पूरे इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट गिर जाता है, तो ऐसे में यदि आपका 1 लाख बढ़कर 1,12,000 हो जाता है और मार्केट यहां पर
10% से गिरता है। तो सीधी सी बात है कि पूरे 1,12,000 के ऊपर 10% का लॉस होगा। तो इसके लिए जब हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग आपकी ग्रोथ पर भी दिखाई देगी और जब मार्केट फॉल होगा तो उस पर भी आपको देखने को मिलेगी। एक बात और ध्यान देने वाली है कि म्यूचुअल फंड में हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर रिटर्न्स गारंटीड हो जाते हैं या फिर जो रिटर्न मिलता है वो फिक्स हो जाता है। आप जब एफडी करते हैं और वहां पर कहा जाए कि 8% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, तो क्या होगा कि एक साल के बाद वो अमाउंट बढ़कर 1,08,000 हो जाएगा यदि 8% का इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट है, और अगले साल ये पूरा 1,08,000 फिर से 8% से बढ़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्योंकि मार्केट लिंक्ड होता है म्यूचुअल फंड, तो ये नीचे या ऊपर हो सकता है। हम सिर्फ यहां पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं एंड में, जब भी हमें रिडीम करना होता है या फिर किसी भी वक्त पर यदि हम अपने पोर्टफोलियो को या उसकी परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि ओवरऑल यदि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और आज की तारीख में वो 5 लाख हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि 1 लाख यदि 5 लाख बनाया है तो ऊपर ही गया था, वो कई बार नीचे ऊपर हुआ होगा, बट अल्टीमेटली यदि हम देखते हैं कि 1 लाख बढ़कर 5 लाख हो गए हैं, तो इसका मतलब यदि हम कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज करें तो कैलकुलेट करते हैं कि CAGR क्या रहा है। लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा, यहां पर ये गारंटी नहीं है कि यदि CAGR 12% आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो साल दर साल 12% के रेट से ग्रो हुआ था। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पर कंपाउंडिंग का मतलब यही है कि आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर जो पैसा जुड़ा वो सब एक साथ ही बढ़ेगा या घटेगा। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है सांग्या सुचारिता पांडा ने। उनका कहना यह है कि वो नाइजीरिया में जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी इंडियन रुपी में इंडिया में क्रेडिट होगी, और वो जानना चाहते हैं कि क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक NRI इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर सकता है, लेकिन स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं कर सकता। यानी कि जैसे कि इंट्राडे करते हैं या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ये NRIs के लिए अलाउड है। किसी NRI की जो इनकम दूसरी कंट्री में होती है, यानी कि जहां पर वो अब रेसिडेंट है, वहां पर जो इनकम होगी उस पर इंडिया में टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन जो इनकम इंडिया में होती है, यानी कि यदि वो व्यक्ति इंडिया में मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है जहां पर कैपिटल गेन होता है, उस पर टैक्स इंडिया में चुकाना होगा। या फिर ऐसा मान सकते हैं कि यदि उस व्यक्ति का कोई यहाँ पर घर है जो रेंट पर दिया हुआ है या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे उस व्यक्ति ने रेंट पर दिया हुआ है, उस पर जो इनकम होगी उस पर भी इंडिया में टैक्स चुकाना होगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल यहां पर इंडिया में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आपको उस हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। और यदि आप पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका डीमैट रेसिडेंट स्टेटस के साथ होगा, लेकिन अब आपको अपना स्टेटस चेंज करना होगा। यदि आप NRI हो गए हैं तो आपको अपना KYC अपडेट करके और अपना डीमैट अकाउंट नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टेटस में ओपन करना होगा, और उस तरह से फिर आप वहां पर शेयर्स खरीद और बेच पाएंगे। और कई बार कुछ लोग ऐसी गलत सलाह भी देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी में आप ट्रेड करते रहिए, लेकिन ये गलत है। और मेरी सलाह आपको यही होगी कि यदि आपका स्टेटस NRI हो जाता है तो आप इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट्स को भी, यदि आपका सेविंग अकाउंट है तो उसे आप NRO अकाउंट में कन्वर्ट करा लें, और साथ ही आप NRI स्टेटस के तहत ही शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपके जो भी सवाल हों, सुझाव हों, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।